नाउ लेट्स गो थ्रू द वर्डिंग्स ऑफ स्टैंडर्ड और देन हम इसको आगे लेके जाते हैं। IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ IAS 36 इज टू इंश्योर दैट एसेट्स आर कैरीड एट no more than their recoverable amount and to define how recoverable amount is determined। तसल्ली सिर्फ ये करनी है, तस्दीक सिर्फ ये करनी है कि कोई भी एसेट अपने रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा पे रिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए। ये मैं दोहरा चुका हूं कि अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तो क्या करना है, ये IAS 36 का डिपार्टमेंट नहीं है। अगर रिकवरेबल अमाउंट कम होगा तो IAS 36 रुकेगा, चाय भी पिएगा, नुकसान भी करवाएगा। लेकिन अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा मालूम हुआ, IAS 36 वहीं गायब हो जाएगा। तो एसेट अपनी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा पे रिकॉर्डेड ना हो, यह तस्दीक करनी है IAS 36 ने। और रिकवरेबल अमाउंट कैसे डिटरमिन किया जाता है यह बताना भी IAS 36 का मकसद है। स्कोप में हम हमेशा क्या पढ़ेंगे, वो एरियाज जिन पे स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। IAS 36 अप्लाइज टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की इंपेयरमेंट टेस्ट IAS 36 के हिसाब से नहीं होगी, बल्कि IAS 2 के हिसाब से होगी, जो कि खुद ही कहता है दैट इन्वेंट्री मस्ट बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। वहां पे वैल्यू इन यूज, रिकवरेबल अमाउंट, फेयर वैल्यू जैसी टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की गई है। वो अपनी इंपेयरमेंट खुद देखता है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, इस टॉपिक की तरफ हम आए नहीं हैं, लेकिन नॉलेज में लाता हूं। जब भी कंपनी प्रॉफिट करती है तो टैक्सेशन अथॉरिटीज उस पर टैक्स लगाती हैं, और अगर कंपनी नुकसान में चली जाए तो टैक्स वापस देगी, कोई रिलीफ मिलता है। क्या रिलीफ पैसों के फॉर्म में मिलता है? नहीं, वो क्रेडिट मिलता है हमें एक, कि अगर 2020 में आपकी कंपनी ने 60 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, टैक्स रेट अगर 30% है, तो 60 लाख के नुकसान पे 18 लाख रुपए का आपको रिलीफ मिलेगा। तो मैं कहता यार शुक्रिया, मुश्किल हालात में आपने मेरा साथ दिया, लाओ मेरे 18 लाख। चल बे, देंगे थोड़ी। तो मैं कहा फिर, बोला अगले साल अगर प्रॉफिट किया और आपका टैक्स 18 लाख से ज्यादा बना तो 18 लाख माफ करके सिर्फ ऊपर का देना। यानी इसको आप क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर मैं अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल, नॉर्मल रूल है 3 साल, 3 साल तक आप इस 18 लाख रुपए के नुकसान को अपने कंधों पे उठा के चल सकते हैं। यहां पे नुकसान आपको फायदा दे रहा है। यानी मिसाल के तौर पे 2021 में मेरे बिजनेस ने प्रॉफिट किया 30 लाख रुपए का, 30 लाख का 30% 9 लाख रुपए मुझे उनको देने थे। वो बोले कि रहने दो, आपके 18 लाख पहले ही हमारे पास जमा है, उसमें से 9 कट गए, बाकी 9। अगले साल अगर मैं 50 लाख का प्रॉफिट करता हूं, 50 लाख का 30% 15 लाख, 15 में से 9 तो मेरे पहले से जमा है, बाकी 6 का टैक्स मैं दूंगा। यानी वो जो नुकसान किया था वो रिलीफ होके मिला। जिस तरह ACCA को अगर हम कोई ओवर पे कर दें, पेपर बुक करवा के कैंसिल कर दें, तो क्या ACCA हमें पैसे वापस करेगा? नहीं, वो अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। वापडा को अगर बिल डबल पे हो जाए या यूनिट ज्यादा आ जाए और हम पे कर सके पर कर दें, तो वापडा कभी भी हमें पैसे वापस नहीं करेगा, बल्कि क्रेडिट में अगले महीने के बिल में एडजस्ट हो जाएगा। जब कोई बिजनेस लॉस करता है और उसको टैक्स क्रेडिट मिलता है, उसको हम शो करते हैं एज डेफर्ड टैक्स एसेट। एसेट क्यों है? क्योंकि रिलीफ है, क्योंकि रिलीफ है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले 3 सालों में मैं इतना प्रॉफिट कर ही नहीं सकता जितना कि मैं लॉस कर चुका हूं, तो जो क्रेडिट होगा वो एक्सपायर हो जाएगा। लाइक अगर 2020 में मैंने नुकसान किया है 60 लाख का,
30% 18 लाख का क्रेडिट मेरे पास मौजूद है। अगर आपको लगता है कि ये क्रेडिट का आप फायदा ले लेंगे 2021, 22, 23 में आप 60 लाख या उससे ज्यादा का प्रॉफिट कर जाएंगे तो कंपनसेट हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है हालात इतने भी बेहतर नहीं होने। जब आप उससे इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते उतना, तो आप उसको इंपेयर कर देते हैं। यूं समझते हैं कि आप किसी एयरपोर्ट से चेकआउट के टाइम पे आपको बोले सर आपका टिकट के ऊपर एक इनाम निकला है, अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर दोबारा दुबई एयरपोर्ट पे आए तो आप हमसे 6,000 रुपए की शॉपिंग फ्री में कर सकते हैं, और आपका वापस दुबई आने का कोई इरादा नहीं है, तो 6,000 रुपए के जो आपको क्रेडिट मिला है और आप ही यूज कर सकते, कोई और नहीं यूज कर सकता। नहीं तो पाकिस्तान पे उतरते ही पकड़ दिया, दुबई जा रहे, ये ले लो। आपके अलावा कोई भी नहीं यूज कर सकता, और आपका इरादा अगले 30 दिन के अंदर वापस ट्रैवल करने का है ही नहीं। इरादा क्या, हालात नहीं है, नहीं ट्रैवल करना, तो उस 6,000 रुपए को आप अपना एसेट मानोगे? नहीं है ना मेरे काम का। सेम गोज हियर, डेफर्ड टैक्स एसेट, और उसकी इंपेयरमेंट भी IAS 12 खुद ही देखता है, IAS 36 के पास नहीं आने देता। फाइनेंशियल एसेट्स दैट आर एसेट्स फॉर वन एंटिटी एंड इक्विटी और लायबिलिटी फॉर अनदर, इनकी इंपेयरमेंट IFRS 9 खुद देखता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कैरीड एट फेयर वैल्यू, उसकी इंपेयरमेंट टेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो है ही फेयर वैल्यू पे, और चेंजेस वैसे ही प्रॉफिट लॉस में जा रहे हैं। अगर मार्केट वैल्यू गिर रही है तो नुकसान प्रॉफिट लॉस में ही जा रहा है, तो IAS 36 को मुदाखलत करने की जरूरत, ना ही साजिश करने की जरूरत है। एग्रीकल्चरल एसेट्स एज पर IAS 41, याद है ना, बायोलॉजिकल एसेट्स को हम किस पे रखते हैं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। वो वैसे ही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल पे हैं, और चेंजेस कहां जा रहे हैं? प्रॉफिट लॉस में जा रहे हैं। तो यहां भी IAS 36 को मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल मतलब है तो नॉन करंट, देखो ये ग्रामेटिकली मैच नहीं कर रहा। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, अगर बेचने के लिए रखे तो नॉन करंट कैसे हो सकते हैं? फिर तो वो करंट हो जाएंगे। नॉन करंट एसेट नियत थी, अब बेच रहे हैं, अब करंट ही है, लेकिन उस पर अप्लाई होता है IFRS 5। जब IFRS 5 लग गया तो IAS 36 को इंपेयरमेंट के हवाले से बात करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर अप्लाई किस पे होगा? लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट कॉस्ट, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर्स दैट आर कैरिड एट कॉस्ट, assets carried at revalued amounts under IAS 16 and 38। ऐसा नहीं कि हर रीवैल्यू होने वाले एसेट पे 36 अप्लाई नहीं होगा। IAS 40 की फेयर वैल्यू चेंजेस प्रॉफिट लॉस में लेके जाती है, उस पे नहीं लगेगा। IAS 41 की फेयर वैल्यू प्रॉफिट लॉस में जाती है, उस पे नहीं लगेगा। लेकिन IAS 16 की फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड OCI में जाती है, उस पे 36 लगेगा। IAS 38 की रिवैल्यूएशन OCI एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाती है, उस पर भी अप्लाई होगा। व्हाट इज इम्पेयरमेंट लॉस? द अमाउंट बाय विच द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और कैश जनरेटिंग यूनिट एक्सीड्स इट्स रिकवरेबल अमाउंट। व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? द अमाउंट एट विच एन एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आफ्टर डिडक्टिंग accumulated depreciation and impairment losses. What is recoverable amount? It is a higher of an asset's fair value less cost of disposal, sometimes referred as net selling price, and its value in use. एक asterisk mark आप देख सकते हैं। asterisk mark कह रहा है prior to consequential amendment made by IFRS 13, this was referred to as fair value less cost of sale। कोई बड़ा फर्क नहीं है। पहले हम वर्ड यूज करते थे सेल का, अब हम वर्ड यूज करेंगे डिस्पोजल का। right? Sale may refer to as a sale in ordinary course of business, and disposal is referred for the disposal of a non-current asset। सिर्फ टर्म चेंज हुआ, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो IFRS 13 के आने के बाद हम इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल नहीं कहते, बल्कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कहते हैं, FVLCD। व्हाट इज फेयर वैल्यू? The price that would be received to sell an asset or paid
to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. इसका सिर्फ एक हिस्सा मैंने आपको समझाया है कि fair value is the price that would be received to sell an asset, exit price. What is value in use? The present value of future cash flows expected to be derived from an asset or cash generating unit from its continuing use and its ultimate disposal. Identifying an asset that may be impaired. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. क्या हर एसेट को हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है? नो. वी आर सपोज टू असेस फॉर इंडिकेशंस या सिम्टम्स देखेंगे. लेकिन 3 एसेट्स ऐसे हैं जिस पे सिम्टम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. कौन कौन से? इंटेंजिबल एसेट्स विथ इंडेफिनाइट यूजफुल लाइफ, इंटेंजिबल एसेट्स विथ not yet available for use, okay, and goodwill acquired in a business combination. इन 3 intangible assets के ऊपर symptom देखने की जरूरत नहीं है, आपने हर साल टेस्ट करना है. At the end of each reporting period, an entity is required to assess whether there is an indication that an asset may be impaired, that its carrying amount may be higher than its recoverable amount. IAS 36 has a list of external and internal indicators of impairment. If there is an indication that an asset may be impaired, then asset's recoverable amount must be determined. आपने चेक करनी है इंडिकेशन. अगर इंडिकेशन है तो रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करना लाजिम होगा, जरूरी है. The recoverable amounts of following types of intangible assets are measured annually whether or not there is any indication that it may be impaired. In some cases, the most recent detailed calculation of recoverable amount made in a preceding period may be used in the impairment test for that assets in current period. मैं आपको समझाता हूँ. An intangible asset with indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, and goodwill acquired in a business combination. कहता है कि इन 3 एसेट्स की इंडिकेशन हो या ना हो, हर ईयर एंड पे इसका रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन. दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर आपने रिसेंटली इनका रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन किया है किसी भी वजह से, आप उसको भी एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं. दोबारा खर्चा करने की जरूरत नहीं है. मिसाल के तौर पे अगर हमने अपना कोविड टेस्ट वैसे ही अभी भी करवाया था, कल डाउट के बेसिस पे नेगेटिव आ गया, और आज मैं कहीं वीजा के लिए अप्लाई कर रहा हूं या कहीं ट्रैवलिंग कर रहा हूं, वो बोले आपकी कोविड रिपोर्ट चाहिए, तो मैंने कल ही करवाई थी, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? अगर वो कहते ठीक है तो मुझे दोबारा खर्चा करने की जरूरत नहीं है. लेकिन एक बीच में आया था रैपिड टेस्ट कि आपने एयरपोर्ट पे पहुंचना है, वहां टेस्ट करवानी है, वो नेगेटिव आएगी तो फ्लाइट में जाओगे, नहीं तो यहां से घर जाओगे, पैसे गए. और मोस्ट ऑफ पीपल के साथ ऐसा हुआ था कि घर से करवा के आए नेगेटिव टेस्ट, वहां आके करवा रहे रैपिड टेस्ट पॉजिटिव, फिर घर गए हैं, फिर ज़ियाउद्दीन से या कहीं करवाइए, फिर नेगेटिव, रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आ रही है. तो जो टिकट बुक है वो रिफंडेबल नहीं थी, और जो पूरा प्लान पैकेज बना हुआ है, होटल्स की बुकिंग है सामने, जाया. तो अगर वो कहता है कि यार और कोई रिपोर्ट तस्लीम नहीं कर सकते, हमारी रिपोर्ट ही एक्सेप्ट होगी, IAS 36 कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है. अगर आपने किसी वजह से रिसेंटली रिकवरेबल अमाउंट एसेट का डिटरमिन किया हुआ है तो आप उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, दोबारा से खर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन जरूर करना है. इंडिकेशंस क्या क्या सिम्टम्स है, याद आ गया है? मार्केट वैल्यूज डिक्लाइन, नेगेटिव चेंजेस इन इकोनॉमी, मार्केट लॉस, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, वर्स परफॉर्मेंस. अच्छा, दूसरा मार्केट कैपिटलाइजेशन इज लेसर देन नेट एसेट्स. Okay, so market value declines, negative changes in technology, market economy and loss, increase in interest rates or net assets of company higher than market capitalization. Internal sources, obsolescence or physical damage, part of restructuring or held for disposal or is idle, worse performance than expected.
आगे कहता है दीज लिस्ट्स आर नॉट इंटेंडेड टू बी एग्जॉस्टिव. फर्दर, an indication that an asset may be impaired may indicate that asset's useful life, depreciation method or residual value may need to be reviewed and adjusted. अतः ऐसा नहीं है कि सिम्टम है तो इम्पेयरमेंट है. एक मिस्टेक आपकी तरफ से ये हो सकती है, मिसाल के तौर पे एक एसेट जो पहले साल में ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट देगा और वक्त के साथ साथ उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स कम होते जाएंगे, तो उसूलन आपने उस पर लगाना चाहिए था आरबीएम. आप लगा बैठे स्ट्रेट लाइन. तो 2 सालों में एसेट की कैरिंग वैल्यू जिस रफ्तार से गिरनी चाहिए थी उस रफ्तार से गिरी नहीं, क्योंकि आरबीएम चलाते तो इनिशियल ईयर्स को ज्यादा चार्ज होता, लेकिन आप स्ट्रेट लाइन चला के बराबर करके बैठे. नतीजा ये हुआ कि कैरिंग वैल्यू ज्यादा दिख रही है. राइट? और जब रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन किया तो कम दे रहा है, क्योंकि अब बाकी जो बेनिफिट है वो तो कम है ना, बड़े बेनिफिट तो ले चुके हो, तो आपने इंपेयरमेंट कर दी. तो आईएएस 36 कहता है कि मे बी पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स को रिव्यू करना पड़े. मे बी आपने लाइफ गलत रख दी. अगर आपने लाइफ ज्यादा रख दी तो डेप्रेशन कम हो जाएगी, एसेट की लाइफ इतनी है ही नहीं. मे बी आपने रेजिडुअल वैल्यू बहुत ज्यादा रख ली जितनी की नहीं है, जिसकी वजह से डेप्रेशन कम हो जाए. तो कहता है कि इंपेयरमेंट की जो लिस्ट है टेस्ट की वो एग्जॉस्टिव नहीं है, वो हतमी, और ऐसा नहीं कि यही होगी. ऐसा मुमकिन है कि आपने डेप्रिशिएबल अमाउंट, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ, ये जो पैटर्न है उसमें कुछ गड़बड़ की हो, उसको भी आप एक बार रिव्यू करके देख लेना. डिटर्मिनिंग रिकवरेबल अमाउंट. इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन यूज, दोनों में से कोई भी एक चीज इज मोर देन कैरिंग अमाउंट, इट इज नॉट नेसेसरी टू कैलकुलेट द अदर अमाउंट बिकॉज द एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड. ये हम बात कर चुके हैं. किसी दोनों में से कोई एक अमाउंट डिटरमिन हुआ और वो अकेला ही कैरिंग वैल्यू से बड़ा है, तो पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है. पता चल गया कि इंपेयरमेंट नहीं हो सकती, गेन तो हमें निकालना ही नहीं है. इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, then the recoverable amount is value in use. For assets to be disposed of, recoverable amount is fair value less cost of disposal. जब ठान ही ली है कि एसेट को बेचना है तो उसकी वैल्यू इन यूज डिटरमिन करने की जरूरत नहीं. फेयर वैल्यू कैसे डिटरमिन की जाएगी? इन अकॉर्डेंस विद IFRS 13, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर डायरेक्ट एडेड कॉस्ट्स ओनली, नॉट एग्जिस्टिंग कॉस्ट्स और ओवरहेड. रेलेवेंट कॉस्टिंग आपने बचपन में पढ़ा हुआ है ना, वो खर्चा जो डायरेक्टली सेलिंग की वजह से आए सिर्फ उसी को कंसिडर कर सकते हैं. हमारा सुपरवाइजर जाएगा, अपने कीमती 16 घंटे लगाएगा, उसकी इतनी सैलरी है, पर आवर इतना बनेगा, एग्जिस्टिंग ओवरहेड को इसमें एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता या अपोर्शन नहीं किया जा सकता. अगर कोई खर्चा सेलिंग की वजह से आएगा सिर्फ उसी को मान सकते हैं. करेक्ट हो गया? वैल्यू इन यूज कैसे डिटरमिन की जाएगी? The calculation of value in use should reflect the following elements: an estimate of future cash flows the entity expects to derive from the asset, the time value of money represented by current market risk-free rate of return. Cash flow projections should be based on reasonable and supportable assumptions. The most recent budgets and forecasts and extrapolation for periods beyond the budgeted projections. IAS 36 presumes that budgets and forecasts should not go beyond 5 years. For periods after 5 years, extrapolate from the earlier budgets. Management should assess the reasonableness of its assumption by examining the causes of differences between past cash flow projections and actual cash flows. ये FR के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लॉजिक है, समझ लेते हैं. कहता है कि आपने एसेट के कैश फ्लोज प्रोजेक्ट करने हैं. जिस तरह आप F2 के अंदर NPV निकालने के लिए एक न्यू एसेट के कैश फ्लोज प्रोजेक्ट करते थे, वैसे ही एक चलते हुए एसेट के कैश फ्लोज प्रोजेक्ट करने हैं.
तो अगर आपकी बजटिंग एंड फोरकास्टिंग की हुई है, जो कि एनपीवी के टाइम पे भी आपने की होगी, शुड बी रीजनेबल एंड सपोर्टेबल। एक तो जो आप बातें कर रहे हैं वो जायज होनी चाहिए, मुनासिब होनी चाहिए, और सपोर्टेबल का मकसद कि उसका कोई काउंटर एविडेंस होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ यार सोलर लगवा लो, एक साल में पैसे बाहर आ जाएंगे। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? और मैं कहूँ यार देखो आप 5 kV का सिस्टम लगाओगे 6 लाख रुपए का पड़ेगा, इतना तो बंदे का बिजली का बिल आ जाता है। तो बोले क्या हो गया, 6 लाख रुपए बिजली का बिल कब आता है भाई घर का? और क्या 24 घंटे चलेगी तुम्हारी सोलर? अब उसकी जो बात है, पहली बात तो रीजनेबल होनी चाहिए, दूसरा सपोर्टेबल। हम ये देख सकते हैं कि एक साल के अंदर पिछले साल का बिल होगा ना, उसके यूनिट्स निकाल लें कि हमने एक साल में ऑन एवरेज कितनी बिजली कंज्यूम की है, मल्टीप्लाई जो यूनिट का अभी रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो पता चला कि हमने पूरे साल में जो बिजली कंज्यूम करनी है वो इतने रुपयों की है। अच्छा ये तो 24 घंटे की है, सोलर तो 24 घंटे नहीं चलेगा। हम फिर देखते हैं कि कितना डे टाइम का है और कितना नाइट का यूजेज है। जो डे टाइम वाला है वो आप यूज कर सकते हो, जो नाइट वाला है वो तो अभी भी वापडा पे चल रहा है, पहले भी बाद में भी वापडा पे ही चलेगा। ये आप कैलकुलेशन शो करेंगे और उसमें आपकी चीजें रीजनेबल होनी चाहिए। मिसाल आप कहते हैं सोलर प्लेट्स की लाइफ 20 साल है, इज इट? इन्वर्टर की लाइफ 7 साल है, इज इट? बैटरीज 6 साल चल जाएंगी, होल्ड अ सेकेंड, कौन सी बैटरी 6 साल चलेगी? तो आप जो अजम्पशंस यूज कर रहे हैं, पहली बात वो छत, तो कहते हैं छत कमजोर है भाई, हल्का। कोई आता है बंदा को झूठ किसी के बाप का है क्या, शुरू हो जाता है। हम भाई हल्का, बातें ऐसी करो जो हजम हो सके। हजम हम लपेटते रहते, तुम बोलते रहो हम लपेट रहे हैं, हजम भी तो हो। जो बातें आप कर रहे हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए और सपोर्टेबल होनी चाहिए। कैश फ्लो प्रोजेक्शंस, फिर प्रोजेक्शंस की एक लिमिट होती है, एक्यूरेसी की एक लिमिट होती है। भाई आप इससे और क्या मिसाल दूं, आपकी मिसाल दे देता हूं। जब कोई बंदा बीबीए ज्वाइन करे और ये सोच ले कि मैं कौन से सेमेस्टर में कितने पेपर पास करूंगा और 4 साल के बाद बीबीए कर लूंगा, उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, तो उसकी अजम्पशन समझ में आती है। लेकिन कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आए और शेड्यूल बना दे कि बस 3 साल में ये करेंगे, 3.5 साल में ये करेंगे, ये पेपर उठाएंगे, हो जाएगा। उसके बाद सोच रहा हूँ कराची की शिफ्टिंग कैसे करूँ। हम बोलेंगे भाई सबर, रिलैक्स, जल्दी नहीं करो। प्रोजेक्शंस की एक एक्यूरेसी होती है। कैश फ्लो प्रोजेक्शंस के हवाले से IAS 36 ने लिमिट बताई है कि प्रोजेक्शंस कहां तक जा सकती हैं, 5 साल तक। हम कहेंगे क्या बात कर रही हो, एसेट ही 8 साल का है, एसेट की जो बकिया जिंदगी है वो 8 साल है, मैं 5 साल का कैसे मान लूं? वो कहता है आप भले 6th, 7th और 8th ईयर के कैश फ्लोज भी रखो, लेकिन उसके अंदर कोई नई अजम्पशन शामिल नहीं हो सकती। एक वर्ड यूज किया गया है एक्स्ट्रापोलेट। एक्स्ट्रापोलेट का मकसद खींच के जाओ। जिस तरह हम एक्सेल पे पहले 4 साल का फॉर्मूला लगा के ड्रैग मार देंगे ना, तो उन्हीं को आगे बढ़ा देगा। जो ग्रोथ या जो परसेंटेजेस या जो इजाफे आपने पहले 5 सालों में यूज किए हैं, 6ठे, 7वें और 8वें साल में उन्हीं को प्रोजेक्ट किया जा सकता है, एक्स्ट्रापोलेट किया जा सकता है, कोई नई अजम्पशन शामिल नहीं कर सकते। एक हो गई ये बात। दूसरी बात ये कि जो भी कैश फ्लोज आप बताओगे वो एसेट की प्रेजेंट कंडीशन में होने चाहिए। अभी जो एसेट की हालत है ना, उस हिसाब से बताना। ऐसा नहीं कि यार 3रे साल के आखिर में ना हम एसेट में एक डबल इंजन करवा देंगे, उसके बाद एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट डबल हो जाएंगे। हम बोलेंगे अभी है इंजन उसमें दूसरा, बोले नहीं अभी तो नहीं है। बोलो जब होगा तब देख लेंगे, क्योंकि अभी की कैरिंग वैल्यू में उसकी कॉस्ट शामिल नहीं, तो अभी के रिकवरेबल अमाउंट में उसके बेनिफिट भी नहीं डालो। जो एसेट की प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन है, आपने उसको देखते हुए कैश फ्लोज को प्रोजेक्ट करना है, राइट? कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कंपनी करने का सोच रही है, वो अभी इसके अंदर अकाउंट फॉर नहीं किया जा सकता, राइट? ओके। कैश फ्लो प्रोजेक्शंस शुड रिलेट टू द एसेट इन इट्स करंट कंडीशन. Future restructurings to which the entity is not committed and expenditures to improve or enhance the asset's performance should
not be anticipated. Estimates of future cash flows should not include cash inflows or outflows from financing activities or income tax receipts or payments. आपने सिर्फ एसेट स्पेसिफिक होकर बात करनी है। अगर हमने कहीं से लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट भरना है, अगर हमने शेयर्स इश्यू किए हुए हैं उसके डिविडेंड्स देने हैं, अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं उसके डिविडेंड्स देने हैं, ऐसा कोई भी फाइनेंसिंग कैश फ्लो कैश के एसेट के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। ये एंटिटी का मसला है, ये एसेट का मसला नहीं है। और टैक्स बेनिफिट्स भी शामिल नहीं करने, क्योंकि जो टैक्स देना है वो कंपनी ने देना है, एसेट ने नहीं देना है। भले हो एसेट के साथ आपने टैक्स के कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज भी नहीं जोड़ने, और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज इंटरेस्ट और डिविडेंड्स भी इनफ्लो आउटफ्लो नहीं रखना। सिर्फ एसेट स्पेसिफिक हो जाओ कि जो एसेट यूनिट्स बनाएगा उससे जो कंट्रीब्यूशन आएगा, उसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट आएगी, सिर्फ एसेट की बात करो, कंपनी की बात ना करो। राइट कि कंपनी ने इंटरेस्ट भरना है, कंपनी ने डिविडेंड्स भरना है, कंपनी को टैक्स में रिलीफ मिलेगा, कैपिटल अलाउंसेस मिलेंगे, टैक्स डेप्रिसिएशन मिलेगी, वो आपने शामिल नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट इज डिस्काउंट रेट। हम प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए डिस्काउंट रेट यूज करते हैं ना, ये बात तो हम सेकंड करेंगे सब, कि फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। किसी ने लिखवा के तो नहीं लिया भाई, किसी ने चक्के तो नहीं लिया, तो अनसर्टेनिटीज तो हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर बात कर लूं, एसेट के जो मैक्सिमम पॉसिबल कैश फ्लोज है वो रख लूं, और पता चले कि वैल्यू इन यूज पॉजिटिव आ रही है, ज्यादा आ रही है, छोड़ दो, इंपेयरमेंट नहीं है। हमें उन कैश फ्लोज में जो रिस्क एलिमेंट है उसको अकाउंट फॉर करना होता है। दो तरीके, या तो कैश फ्लोज को रिस्क एडजस्ट कर लो। तरीका नंबर 1, वर्स्ट पॉसिबल कैश फ्लोज ले लो। सही है? तरीका नंबर 1, वर्स्ट पॉसिबल कैश फ्लोज ले लो। बुरे से बुरा क्या कमा के दे सकता है, रिस्क एडजस्ट हो गया। या आप इसको एक्सपेक्टेड वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज एक्सपेक्टेड वैल्यूज ले लें कि एसेट से इतने यूनिट्स भी बन सकते हैं, इतने यूनिट्स भी बन सकते हैं, इतने यूनिट्स भी बन सकते हैं, विद द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज। एक तरीका है कि आप कैश फ्लोज को रिस्क एडजस्ट कर लें। दूसरा तरीका है कि जो डिस्काउंट रेट है ना उसको रिस्क एडजस्ट कर लें। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। मैं डिस्काउंट रेट को प्लस करता जाऊंगा, एडजस्टिंग फॉर द रिस्क। अगर रिस्क फ्री है तो मैं मिनिमम रिटर्न मांग सकता हूं, लेकिन अगर रिस्की है तो मैं उसमें डिस्काउंट रेट को प्लस करता जाऊंगा। सवाल ये उठता है कि अगर मैं डिस्काउंट रेट यूज करना चाहूं तो कौन सा यूज कर सकता हूं। आगे मशवरा है, इन मेजरिंग वैल्यू इन यूज, the discount rate used should be pre-tax rate that reflects market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. आपका क्या ख्याल है, बंदा इन्वेस्टमेंट कहीं भी करे रिटर्न सेम मांगे? एक कंपनी इन्वेस्टमेंट कहीं भी करे, स्टॉक एक्सचेंज में करे, बैंक में करे, सेविंग अकाउंट में करे, बॉन्ड्स में करे, रिटर्न सेम मांगे? नहीं ना। जो सेफ होंगे उससे कम मांगूंगा, जो रिस्की होंगे उससे ज्यादा मांगूंगा। कोई एसेट ऐसा जो कि शॉर्ट मुझे बेनिफिट देने वाला है उससे मैं कम मांग सकता हूं, लेकिन कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसा एसेट जिससे बेनिफिट डाउट में है, अगर मैं एक बेसिक नेसेसिटी बनाता हूं किसी मशीन से, अगर मैं फ्लोर मिल की चक्की की मशीन लगाता हूं तो आटा बिकेगा ही बिकेगा, कहां जाएगा, ये तो तय है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी मशीन लगाऊं जिससे आउटपुट बिक भी सकता है, नहीं भी बिक सकता। अगर मैं आरओ प्लांट लगाता हूं कि ड्रिंकिंग वाटर हम सप्लाई करेंगे घरों पे, तो पानी तो बिकेगा ही बिकेगा। लेकिन अगर मैं मशीन से गोला गंडा बनाता हूं, आइसक्रीम बनाता हूं जो सर्टेन सीजन्स में बिक सकती है, सर्टेन सीजन्स में नहीं बिक सकती, टेस्ट पे डिपेंडेंट है,
सेल्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर मैं एक रिस्की एसेट में पैसे लगाऊंगा तो डेफिनेटली रिटर्न भी ज्यादा मांगूंगा। हमें कोशिश करनी है कि जैसा एसेट वैसा डिस्काउंट रेट। कैसे पता चलेगा? इसने हमें कहा है इफ मार्केट डिटरमिन्ड एसेट स्पेसिफिक रेट इज नॉट अवेलेबल, a surrogate must be used that reflects the time value of money over the asset's life as well as country risk, currency risk, price risk and cash flow risk. Substitute. The following would normally be considered. अच्छा, पहला तो इसने ऑप्शन ये दिया कि अगर एसेट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट मौजूद है जो इस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर अप्लाई होगा वो यूज करना। अगर मार्केट अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे? सरोगेट। क्या क्या यूज कर सकते हैं? नंबर 1, एंटिटीज ऑन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने बचपन में बहुत बार पढ़ा होगा। जब हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हैं तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहली प्रायोरिटी नहीं है, पहली प्रायोरिटी एसेट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट है। अगर अवेलेबल हुआ तो वो यूज करना, अगर अवेलेबल ना हुआ तो वैक यूज कर सकते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। या एंटिटीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। व्हाट्स इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट? मैंने इंक्रीमेंटल काट दिया इसलिए, मुझे पता था आप इंक्रीमेंटल पे अटक जाओगे, जबकि इस इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट का इंक्रीमेंट से लेना देना कोई नहीं है भाई। जिस तरह हम किसी से पूछते हैं व्हाट इज मॉनेटरी एसेट, तो बच्चे ने दिमाग में सोच लिया वो जिसको पैसों में मेजर किया जा सके। अब अगर मैंने डेफिनेशन बता भी दी तो भी उसके दिमाग में अपनी वाली बैठी रहती है क्योंकि उसने मॉनेटरी को स्टिक कर लिया। वैसे ही इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट जो अब मैं बताने जा रहा हूं वो कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन क्योंकि आपका दिमाग इंक्रीमेंटल पे रुक जाएगा इसलिए मैंने इंक्रीमेंटल को काट दिया। इंक्रीमेंटल से लगता है कि एक्स्ट्रा लोन लेने की वजह से जो इजाफी आएगा, महंगाई की वजह से जो इजाफी रेट पड़ेगा, इंक्रीमेंटल को भूल जाओ। अब ये सोचो, बैंक को मैं कहता हूं कि मुझे एक एसेट लीज पे लेके दे। अगर बैंक मुझसे पूछे क्या लेना है, मैंने वो मेरी मर्जी है, मैं क्या लेता हूं, तुम सिर्फ पैसे दो। वुड द बैंक बी इंडिफरेंट? वुड द बैंक बी इंडिफरेंट? वो सेम ही परसेंटेज पे देगी? नहीं ना। जिस तरह हम गोल्ड बैंक में रखवाते हैं तो गोल्ड सेफ है, गोल्ड सेफ है। बैंक आंखें बंद करके, वो जेएस बैंक है कौन सा है, कहता है 60 मिनटों में पैसे लेके जाओ, अपना गोल्ड रखवाओ हमारे पास, पैसे लेके जाओ। अगर मैं गाड़ी गिरवी करवाता हूं या बैंक को कहता हूं मुझे कार फाइनेंस करनी है, तो कार एक रिस्की एसेट है एज कंपेयर टू प्रॉपर्टी। एक बंदे ने मुझे कहा कि यार मिसाल गाड़ी अगर 50 लाख रुपए की, तो बोला 50 लाख रुपए रोड पे पड़े हैं। मैं कहा ये क्या? बोला आप खुद सोचो, 50 लाख रुपए रोड पे पड़े मेरे, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लॉजिक समझ में, यार बात तो सही कह रहा है, 50 लाख रोड पे घूम रहे हैं, टक्कर वक्कर लग गया, एक्सीडेंट हो गया तो वैल्यू गिर जाएगी 50 लाख रुपए की, तो जोड़ी में जोड़ी पड़े हुए। प्रॉपर्टी इज सेफर देन अ कार, क्योंकि कार घूम रही है, उसकी वैल्यू डिक्लाइन होने के चांसेस हैं, ज़्यादा हैं, उसके चोरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्रॉपर्टी कहाँ चोरी होगी? कागजात तो बैंक के पास है। बैंक को मैं कहता हूं कि अगर लीज पे ना दो तो मुझे पैसे दे दो कि मैं ये एसेट खरीदूं, तो कितने पे दोगे? आप मुझे एसेट लीज पे ना दो, आप नहीं खरीदो, मैं खुद ही खरीद लूंगा। आप मुझे पैसे दो कि मैं ये एसेट खरीदूं, तो आप कितने मार्कअप पे दोगे? वो मार्कअप कहलाता है इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, जिस पे बैंक मुझे फाइनेंस करेगा, लीज ना हो। सो द परसेंटेज और the rate at which bank will finance the purchase of an asset, the rate at which
बैंक विल फाइनेंस द परचेज ऑफ एन एसेट रादर देन लीजिंग इट। उधार तो देगा, लेकिन एसेट की शक्ल देख के फिर उधार देगा। अगर मैं कोई रिस्की एसेट सामने रखूंगा तो परसेंटेज ज्यादा चार्ज करेगा, अगर मैं सेफ एसेट रखूंगा तो परसेंटेज कम चार्ज करेगा। तो बैंक ने एसेट की शक्ल देख के पैसे बोले ना, मार्कअप बोला ना, तो ये हो गया एसेट स्पेसिफिक। लीज में क्या होता है, बैंक खरीद के दे देती है मुझे, एसेट बैंक का है, इस्तेमाल मैं कर रहा हूं और बैंक को किस्तें जमा करवा रहा हूं। मैं बैंक को कहता हूं लीज आप नहीं खरीदो, खरीदूंगा मैं, ठीक है, आप मुझे सिर्फ कर्जा दो। तो इस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर आप कर्जा कितने मार्कअप पे दोगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क। अगर सेफ एसेट है कम पे दे देगा, रिस्की एसेट है ज्यादा पे देगा। तो बैंक अपनी कैलकुलेशन खुद ही करेगा। मैंने अपना फंदा बैंक के गले में डाल दिया, क्योंकि मुझे बेसिकली क्या चाहिए था, एसेट स्पेसिफिक रेट चाहिए था, वो बैंक खुद ही कैलकुलेट करके दे देगा, वो बैंक के पास होता है। जी जी जी। लेकिन एसेट तो आपने मुझे कागजात तो दे दी है, लेकिन एसेट ही चोरी हो गया तो बैंक क्या करेगा? कागजात तो मेरे पास है, गाड़ी का टोटल लॉस हो गया, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गई, बैंक के पैसे तो गए ना, पकड़ने आपसे हैं। आप बोलोगे भाई मेरा कुल सरमाया गाड़ी थी, वो तो सैलाब में बह गई, उसके ऊपर तो बिजली गिर गई आसमानी। अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है एक्ट ऑफ गॉड है, हम भी नहीं क्लेम करेंगे। मसले है ना। तो बैंक अकॉर्डिंगली ये तो लाजिम करेगा, बैंक का मार्कअप इतना महंगा नहीं पड़ता जितनी इंश्योरेंस महंगी पड़ती है, क्योंकि बैंक से जब आप गाड़ी करवाते हो ना लीज, तो बैंक मैंडेटरी करता है कि आपने इंश्योरेंस करवानी है, बैंक के थ्रू होगी। अब होगा क्या, आप बैंक को बोलेंगे यार मुझे लीज टर्म बना के दो, वो शेड्यूल बना के देगा। आप शेड्यूल में माहाना किस्त रखोगे, उसको मल्टीप्लाई मारोगे 5 सालों से, तो आप देखोगे यार वैसे गाड़ी है 48 लाख रुपए की, ऐसे पड़ रही है 67 लाख की, 19 लाख रुपए का फर्क आ रहा है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बैंक आपसे 19 लाख रुपए नहीं ले रहा। वैसे बैंक आपसे 12-13% ही ले रहा हो, तो 12-13% 19 लाख रुपए कैसे बन सकता है? दर हकीकत उसमें इंश्योरेंस शामिल होती है, और बैंक विदाउट इंश्योरेंस कभी भी गाड़ी लीज नहीं करेगा। लोअर ऑफ बताता हूं, मिसाल आपकी गाड़ी की मालियत 50 लाख है, आप इंश्योरेंस कंपनी को कहते हो और कितना देना है, वो बोल रहा है 3% प्रीमियम देना है, यानी गाड़ी की वैल्यू का 3% देना है। आप कहते हो अच्छा 40 लाख रुपए की है, बैंक कहता ठीक है 40 लाख का 3% मुझे 1,20,000 रुपए दे दो। आपने गाड़ी की मालियत क्या लिखवाई, 40, हालांकि है 50, आप 30 लिखवा लेते। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है छोटा मोटा, तो आप 30 लाख लिखवाओ, 35 लाख लिखवाओ, 40 लिखवाओ, 50 लाख लिखवाओ, आप न्यूट्रल हो, आपको क्लेम हो जाएगा। खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ टोटल लॉस, एक वर्ड हम यूज करते हैं टोटल लॉस, यानी इतना एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हो गया है कि गाड़ी अब बन नहीं सकती, या चोरी हो गई है, या जलाओ घिराव में किसी ने टैंकी खोल के तीली डाल दी, गाड़ी गई, अब काम की नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको लोअर ऑफ, जो वैल्यू आपने बताई थी और जो मार्केट वैल्यू है गाड़ी की, इस ढांचे की नहीं, सही वाली गाड़ी की जो मार्केट वैल्यू उसमें से लोअर ऑफ, आपने लिखवा दिया कि गाड़ी की वैल्यू 70 लाख रुपए है, आपने 70 लाख रुपए के ऊपर प्रीमियम दे दिया, खुदा ना खासा टोटल लॉस हो गई, तो बैंक आपको 70 लाख नहीं क्लेम करेगी, लोअर ऑफ 70 लाख एंड मार्केट वैल्यू। लेट्स से पता चलता है कि इतने साल चली हुई गाड़ी की मार्केट वैल्यू 44 लाख रुपए, बैंक आपको 44 लाख रुपए दे देगी। हाँ, लोअर ऑफ। अगर मार्केट वैल्यू 90 लाख हो चुकी है तो आपको 70 लाख देगी, लोअर ऑफ। और जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाएगी 10% डेप्रिशिएट होती जाएगी, यानी न्यू गाड़ी है 0 मीटर, पहला साल है, पार्ट्स चेंज होते हैं, 100% कंपनी भरेगी। हाँ, दूसरा साल होगा 10% आप भरोगे, 90% कंपनी भरेगी, 80-20 ऐसा चेंज होता जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस कॉस्ट की वजह से ये एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बहरहाल बैक टू द टॉपिक, मैं बैंक को एसेट की शक्ल दिखा के कहता हूं कि भाई इसकी मुंह दिखाएगा मार्कअप कितना है, बैंक कहता है ये इसका 14% है, मैं कहता हूं बस ठीक है मेरा काम हो गया।
करेक्ट। इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। सो द रेट एट विच बैंक विल फाइनेंस द परचेज ऑफ एन एसेट रादर देन लीजिंग इट। इसका इंक्रीमेंटल से लेना देना तो कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि इंक्रीमेंटल लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं लगता है कोई बढ़ा वर्सेस समथिंग कि पुराना इतना होता अब इतना हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं है। हाँ, पुराने को लेके आगे को बढ़ा देते हैं, नथिंग टू डू विद दैट। तीसरा, कोई भी जिसकी इंपेयरमेंट टेस्ट हो रही है, खरीदार नहीं रहे, बैंक को ऐसे ही बोल रहे हैं अगर ये वाला लीज करवाओ तो कितने का, या ऐसा खरीदो तो मुझे कर्जा कितने पे दोगे, बैंक ने बता दिया इतने पे, मैं बोलूंगा बस ठीक है, मैं वो डिस्काउंट रेट लगा दूंगा। अदर मार्केट बोरोइंग रेट्स अगर ये भी मौजूद नहीं है, मिसाल एक ऐसा एसेट है जो बैंक लीज ही नहीं करता, जिस तरह इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, कोई भी बैंक इंपोर्टेड गाड़ी लीज नहीं करेगी। फिर गाड़ियों के हिसाब से लीज स्केड्यूल अलग अलग बनता है। कुछ गाड़ियों का टेन्योर 3 साल से ऊपर जा ही नहीं सकता, कुछ गाड़ियां 5 साल, कुछ गाड़ियां 7 साल तक भी जा सकती हैं। ऐसे उसका एक लिमिट होती है कि इससे ज्यादा हम नहीं देते। तो जापानीज गाड़ियों पे लीज नहीं, इंपोर्ट ही बैन है, और बैंक उसको इंपोर्ट को लीज करती फिर तो गवर्नमेंट उसको बोलेगी ना क्या करा, दिमाग खराब है, मैं यहां पाबंदी लगा रहा हूं, तुम गाड़ी नहीं ला सकते, तुम उल्टा लोगों को पैसे दे रहे हो, पाबंदी नहीं हो सकता। ओके, रिकग्निशन ऑफ एन इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस कब होगा? जब भी एसेट की कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा होगी, इंपेयरमेंट। कब होना कोई हादसा नहीं है, कब होना कोई इंडिकेशन नहीं है, जब भी कैरिंग वैल्यू एक्सीड्स द रिकवरेबल अमाउंट। अगर एक एसेट की रिकवरेबल अमाउंट कम है कैरिंग वैल्यू से तो an impairment loss is recognized whenever recoverable amount is below carrying amount. The impairment loss is recognized as an expense unless it relates to a revalued asset where the impairment loss is treated as a revaluation decrease. अगर IAS 16 या 38 के हिसाब से एसेट रिवैल्यूड है तो गेन कहां रखा हुआ है? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। इंपेयर होने की सूरत में नुकसान प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा बल्कि रिवैल्यूएशन सरप्लस उठा लिया जाएगा। एडजस्ट डेप्रिसिएशन फॉर फ्यूचर पीरियड्स। अब हम क्या करेंगे? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। जो अब रिमेनिंग पीरियड्स को डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो एडजस्ट हो जाएगी। कॉस्ट हाँ आता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। अगर इतना निग्लिजिबल है तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपने लाख रुपए को 2000 रुपए कहा तो फिर भी 2% बन जाता है। अगर आप कहते 10 लाख रुपए का एसेट है, करोड़ रुपए का एसेट है, 2000 रुपए गिर गया तो 0.02%, 0.2% को हम छोड़ देंगे। नॉर्मली मटेरियलिटी के एक 5% का थ्रेशोल्ड होता है, उसके अंडर आएगा तो हम छोड़ सकते हैं। व्हाट इज गुडविल? अगर डेफिनेशन पूछें तो you'll say excess of consideration over the fair value of net assets of subsidiary at the date of acquisition. हम assets of subsidiary को, net assets of subsidiary को date of acquisition पे revalue करते हैं, ये तो IFRS 3 की रिक्वायरमेंट है। और जब हम खरीदते हैं एस सब्सिडरी को, अगर उससे भी ज्यादा पैसे दे दिए तो एक्सेस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन को हम कहते हैं गुडविल। ये इसकी होगी डेफिनेशन। और गुडविल दी क्यों जाती है ये हम बात कर चुके हैं 38 में। दिस इज कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस, कि चलता हुआ सेटअप है, उसको अगर कोई टेक ओवर करेगा तो ऊपर से पैसे देगा, जिसको हम गुडविल कहते हैं। गुडविल के लिए इंडिकेशन का इंतजार नहीं करना। 3 एसेट्स थे ना, उसमें तीसरा क्या था? गुडविल अक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन।
गुडविल की कैरिंग वैल्यू डिटरमिन करना तो आता है हमें, IFRS 3 ने बताया कि जितनी आपने कंसिडरेशन दी है, कैश कंसिडरेशन हो, शेयर एक्सचेंज हो, डेफर्ड कंसिडरेशन हो, कंटिंजेंट कंसिडरेशन हो या डेट बॉन्ड्स दिए हों, ये हो गए वो पैसे जो आपने दिए हैं, प्लस फेयर वैल्यू ऑफ NCI माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ये बन गई गुडविल की कैरिंग वैल्यू। और इसको हर साल अमोर्टाइज नहीं किया जाता, यानी जितनी डेट ऑफ एक्विजिशन पे होती है वही होती है, ना ये रीवैल्यू हो सकती है और ना ये अमोर्टाइज हो सकती है, ये ऐसी की ऐसी रहेगी। सिर्फ एक चीज इसको गिरा सकती है, बढ़ा तो कोई नहीं सकता, बढ़ा तो कोई नहीं सकता, गिरा सकती है एक चीज, दैट इज इंपेयरमेंट। अब गुडविल की कैरिंग वैल्यू तो मुझे वैसे ही पता है, मेरी कंसोलिडेशन में रिकॉर्डेड है, गुडविल का रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करना है भाईजान। That would be as an internally generated goodwill. आपके बिजनेस की वर्थ बढ़ रही है, ऐसा हो सकता है से मेटा या फेसबुक और मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में टेक ओवर कर लिया, राइट हो गया। अब उस वक्त पे जुकरबर्ग ने एक उसकी गुडविल पे कर दी। क्या आज भी व्हाट्सएप $19 बिलियन का होगा? नहीं। जब ट्विटर $44 बिलियन की डील पे आ रहा है तो व्हाट्सएप तो पता नहीं कहां निकल गया होगा। उसके कंज्यूमर सब्सक्राइबर्स इतने ज्यादा हैं, यूजर्स, फीचर्स बढ़ा दिए, एक हाईली यूज्ड मोबाइल एप्लीकेशन है, उसकी वर्थ होगी तो ज्यादा। लेकिन अगर अब मेटा अपनी बैलेंस शीट में दिखाए गुडविल ऑफ व्हाट्सएप, तो वो सिर्फ उतनी ही दिखा सकता है जितनी उसने पे की थी, क्योंकि अब अगर उसको रीवैल्यू किया तो दैट वुड बी रिगार्डेड एज इंटरनली जनरेटेड गुडविल, और दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। स्टैंडर्ड्स की तरफ से मना है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल को कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, राइट? तो हम सिर्फ उतनी ही रिकॉर्ड कर सकते हैं जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे पैदा हुई थी, बस। अब ये मर तो सकती है, बढ़ नहीं सकती। हाँ, और वो अपने पास रिकॉर्ड करेगा, फिर मेरे पास तो रिकॉर्ड नहीं होगी। जब किसी और ने मुझसे ये सब्सिडरी खरीद ली तो वो मुझे गुडविल और ज्यादा पे कर सकता है, लेकिन अब तो वो अपने पास दिखाएगा ना, मैं कैसे दिखा सकता हूं? मैंने तो बेच दिया, और सेपरेबल तो है नहीं कि सब्सिडरी बेच दूं, गुडविल रख लो अपने पास, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। खैर, इंपेयरमेंट हम पढ़ते आए हैं कि व्हेन कैरिंग वैल्यू एक्सीड्स रिकवरेबल अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट का मकसद हमने क्या पढ़ा है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज। अनफॉर्चुनेटली फेयर वैल्यू उन एसेट्स की होती है जो आइडेंटिकल हो और जिनकी मार्केट हो। यूनिक एसेट्स की कभी भी मार्केट नहीं हो सकती। अगर टोयोटा ने कोरोला के, एक्सएलआई के, जीएलआई के, एल्टस 1.6 के, एल्टस 1.8 ग्रैंडी के बहुत से गाड़ियां फेंकी हुई हैं मार्केट में, तो आइडेंटिकल है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, उसके पास भी है, उसके पास भी है, वैल्यू डिटरमिन हो सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा एसेट है जो यूनिक है, मैंने कस्टमाइज ऑर्डर पे बनवाया है, ऐसा एसेट मार्केट में है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन हो सकती है? मार्केट वैल्यू तो नहीं हो सकती, ठीक। लिहाजा ये बात तय रही कि फॉर गुडविल कैरिंग वैल्यू तो डिटरमिन होगी एज पर लेकिन गुडविल की फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं की जा सकती, बिकॉज ये मेरी और सब्सिडी के दरमियान एडजस्टमेंट थी। जो जितनी देना चाहे, ये तो खर्ची है ना, जो जितनी देना चाहे, मैंने दी इतनी,
ये गुडविल बन गई। अब मार्केट में ये गुडविल कितनी है ये मेजर नहीं किया जा सकता। दूसरा, वैल्यू इन यूज के लिए आपको ये चाहिए कि गुडविल से कितने कैश फ्लोज आएंगे। ये मशीन तो है नहीं और सेपरेबल तो है नहीं। ब्रांड होता तो मैं चेक भी कर लेता कि ब्रांड की सेल्स कितनी है हर साल। सॉफ्टवेयर होता तो मैं चेक भी कर लेता कि कॉस्ट सेविंग्स कितनी है हर साल। लेकिन ये तो सेपरेबल नहीं है, लिहाजा गुडविल से हम कितना हर साल कैश जनरेट करेंगे ऐसा डिटरमिन नहीं किया जा सकता। अब एक एसेट जिसका रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन ही नहीं हो सकता, उसकी इंपेयरमेंट टेस्ट कैसे की जा सकती है? कैरिंग वैल्यू तो है, इसको कंपेयर किससे करूं? भाई मैंने पे कर दिए थे 8.5 लाख रुपए, 8.5 लाख रुपए की तो गुडविल रिकॉर्डेड है, इंपेयर कैसे हो सकती है? जब उसका रिकवरेबल अमाउंट ही डिटरमिन नहीं हो सकता। IAS 36 का कहना यह है कि हर एसेट की इंपेयरमेंट सेपरेटली कैलकुलेट होगी। मिसाल प्लांट है, प्रॉपर्टी है, मशीन है, इक्विपमेंट है, फिक्सचर है, फर्नीचर है, ब्रांड है, अलग अलग हो जाओ। मैं हर किसी को बारी बारी अलग अलग चेक करूंगा, राइट? कहता है कि अगर कोई एसेट ऐसा है जिसकी इंपेयरमेंट सेपरेटली टेस्ट नहीं हो सकती, मैं सब समझ रहा हूं बात किसकी कर रही है, जनरल बोल रहा है लेकिन ताना किसी को खास मार रहा है कि अगर कोई एसेट ऐसा है जिसका रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन नहीं हो सकता, उसके लिए हम फॉर्म करेंगे कैश जनरेटिंग यूनिट। जिसको इन शॉर्ट हम कहते हैं पहला CGU कब बनाया जाएगा? जब किसी एसेट की रिकवरेबल अमाउंट डिटर्मिनेबल ही नहीं है, तो जिस यूनिट से वो ताल्लुक रखता है, जिस ब्रांच से वो ताल्लुक रखता है, जिस डिवीजन से वो ताल्लुक रखता है, जिस कंपनी से वो ताल्लुक रखता है, उस पूरी ब्रांच को, उस पूरी डिवीजन को, उस पूरी सब्सिडरी को कहा जाएगा कैश जनरेटिंग यूनिट। और उसके तमाम एसेट्स को मिला के उसकी इंपेयरमेंट टेस्ट की जाएगी। पहला, CGU कब बनाया जाएगा? जब किसी इंडिविजुअल एसेट की रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करना पॉसिबल नहीं होगा तो CGU बनाया जाएगा। अब CGU है किस बला का नाम? एक होती है डिवीजन, एक होता है डिपार्टमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आपने पढ़े होंगे, कॉस्ट सेंटर्स, रेवेन्यू सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर सिर्फ खर्चा करता है, कमाता कुछ नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट, HR डिपार्टमेंट क्या कमा के खिलाएंगे? कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या करेंगे? खर्चा करेंगे। इनको हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर्स। एक होते हैं रेवेन्यू सेंटर्स, जो खर्चा भी नहीं करते, सिर्फ रेवेन्यू कमाते हैं। ठीक है, कोई कलेक्शन पॉइंट्स हैं, कोई आउटलेट्स हैं, उनको बोले सारा खर्चा हम करेंगे, आप सिर्फ बेचो, आप सिर्फ हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हो, आप सिर्फ बेचो। ये क्या कहलाएंगे? रेवेन्यू सेंटर्स, इनकस नो कॉस्ट। और एक होते हैं प्रॉफिट सेंटर्स, जो अपना रेवेन्यू खुद कमाते हैं, अपना खर्चा खुद करते हैं, और अल्टीमेटली उसका जो मैनेजर होगा उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा प्रॉफिट के लिए। और सबसे बड़ा होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर, जो अपनी कीमतें खुद तय करता है, अपना रेवेन्यू खुद कमाता है, अपना खर्चा खुद करता है, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी खुद ही करता है।
इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर। हम प्रॉफिट सेंटर या इन्वेस्टमेंट सेंटर को सीजीयू कह सकते हैं। कॉस्ट सेंटर को सीजीयू नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो कमाता कुछ नहीं है। रेवेन्यू सेंटर को सीजीयू नहीं कह सकते क्योंकि वो खर्चता कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट सेंटर को सीजीयू कहा जा सकता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर को सीजीयू कहा जा सकता है। सीजीयू की डेफिनेशन देख लो। The CGU is the smallest identifiable group of assets. वर्ड क्या यूज किया? The CGU is smallest identifiable group of assets. That generates cash inflows that are largely independent of cash inflows of other assets or group of assets. इंडिपेंडेंट, जो ना किसी दूसरे एसेट पे डिपेंडेंट है और ना किसी दूसरे ग्रुप ऑफ एसेट्स पे डिपेंडेंट है। एफआर लेवल तक मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं दैट अ सब्सिडरी इज अ सीजीयू। सब्सिडरी इज अ सीजीयू। स्मॉलेस्ट का मकसद क्या है? मिसाल, अगर हम इस सब्सिडरी की ब्रांचेस देखें, वी टेक ओवर अ बैंक एंड दैट बैंक हैज 250 ब्रांचेस। हर एक ब्रांच एक इन्वेस्टमेंट सेंटर है या एक प्रॉफिट सेंटर है, जो अपने रेवेन्यूज खुद कमाती है, जो अपना खर्चा खुद करती है और अपना खाना खुद गर्म करो, खुद ही करती है सब कुछ। इसको हम कहेंगे ये इंडिपेंडेंट है। अगर आप उसको ब्रांच लेवल पे लेके जाओ तो क्या ही बात है। फिर हमने ब्रांचेस के रीजन्स बनाए हुए। मिसाल, हैदराबाद रीजन में सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स आ गई, उन सारी 12 ब्रांचेस 15 ब्रांचेस को मिला के हम हैदराबाद रीजन भी कह सकते हैं। लेकिन बेहतर क्या होगा? ठीक है, ताकि मैं उस गुडविल को पकड़ सकूं। लेकिन क्या एक ब्रांच की गुडविल होती है? क्या किया जाता है कि पूरी सब्सिडरी को जब मैंने खरीदा, जिसकी 250 ब्रांचेस हैं, हम उसकी गुडविल को इंटरनली एलोकेट करते हैं कि कौन सी ब्रांच की कितनी गुडविल दे रहा हूं। जिस ब्रांच के प्रॉफिट ज्यादा होते हैं उसकी गुडविल ज्यादा। मैं वैसे बोली एक लगाऊंगा, अलग अलग बात नहीं करूंगा, लेकिन जब मैंने कैलकुलेट किया होगा और मैंने देखा कि एक वाहिद ब्रांच है जो कि यूनिवर्सिटी के साथ है और उस यूनिवर्सिटी के आते में कोई और ब्रांच, कोई और बैंक ही नहीं है। भाई कोई मेडिकल स्टोर डॉक्टर के साथ हो, क्या कमाएगा? बेहतरीन कमाएगा ना। डॉक्टर को बोलेंगे सर थोड़ा आधा आधा कर लेंगे, प्रिस्क्राइब यही टैबलेट्स करनी है जो मेरे पास है, और जो ट्रिप के ऊपर आएंगे, थाईलैंड जाएंगे, दुबई जाएंगे, उमरा भी करके आएंगे, हज भी करके आएंगे, लेकिन प्रिस्क्राइब यही करनी है, राइट? अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रांच है जो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर है या किसी क्लब के अंदर है, सारा बिजनेस वही जनरेट कर रहा है, कोई एक मेन बिजनेस हब है, वहां पे अकेली अपनी ब्रांच है, मैं बोलूं यार ये ब्रांच अकेली ही सब कमा के दे देगी, राइट? गुडविल को एलोकेट किया जाता है टू सीजीयूज। एफआर में एक सब्सिडरी ही सीजीयू है, उससे छोटा नहीं बनेगा।
फिर हम क्या करेंगे, उस कैश जनरेटिंग यूनिट, उस डिवीजन या उस सब्सिडरी के एसेट्स रखेंगे, उसके पास जो भी एसेट्स हों, और उसको गुडविल भी एलोकेट की जाएगी। क्योंकि हम गुडविल का खुद का रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन नहीं कर सकते, लेकिन उस पूरे सीजीयू से कितना कैश कमा सकते हैं ये तो कैलकुलेट किया जा सकता है ना। तो हम इंडिविजुअल एसेट का रिकवरेबल अमाउंट नहीं डिटरमिन कर सकते, लेकिन पूरी सीजीयू का तो रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन कर सकते हैं। हम अब इंपेयरमेंट टेस्ट एक एसेट की नहीं करेंगे, पूरे सीजीयू की करेंगे। सही हो गया। मिसाल बिल्कुल बिल्कुल, जो अपना हिसाब किताब खुद संभाले, राइट। लेट्स अज्यूम सांगर डिवीजन है। आई रिपीट, F7 में ये ब्रांच नहीं बनाएगा, ये आपको पूरी सब्सिडरी बताएगा। हाँ, कि पेरेंट लिमिटेड कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को अक्वायर किया हुआ है और सब्सिडरी कंपनी की गुडविल नहीं पता चल रही, इंपेयरमेंट टेस्ट करना है, तो हम पूरी सब्सिडरी को एक सीजीयू बना देंगे, राइट। समझाने के लिए आगे बोल रहा हूं। हमने देखा कि सांगर डिवीजन के पास जो एसेट्स हैं उसके कैरिंग अमाउंट्स क्या है। पता यह चलता है कि इसके पास प्रॉपर्टीज हैं, वर्थ $900,000। मशीन्स हैं 500,000। सॉफ्टवेयर है 340। और गुडविल जो इसको एलोकेट की गई है, वैसे गुडविल जो पे की जाती है वो तो सब्सिडरी की होती है, लेकिन सांगर डिवीजन उसी सब्सिडरी का हिस्सा है जो मैंने खरीदी है, और हमने गुडविल को एलोकेट किया उस सीजीयू के ऊपर। लेट्स से 260। और पता चलता है कि इसके पास करंट एसेट्स है 3 लाख के। तो पूरी सांगर डिवीजन के पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, टोटल कितना है 20 से ज्यादा है ना, 23 23। और हमें पता चलता है कि इसकी रिकवरेबल अमाउंट 18 लाख रुपए है। किसकी? पूरे सीजीयू की। तो पूरी सांगर डिवीजन का रिकवरेबल अमाउंट कितना है? पहली बात, एसेट्स में क्या आएगा? करंट एसेट्स में क्या आएगा? इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, कैश इन बैंक, प्रीपेमेंट्स। जब मैंने इंपेयर करना चाहा तो IS2 ने बोला सबर, मेरी इन्वेंट्री को हटाओ यहां से, उसको तुम इंपेयर कैसे कर रहे हो? जो कुछ करना था मैं करके भेज रहा हूं। तो हमें पता चला यार इन्वेंट्री को तो हम नहीं कर सकते। IFRS 9 आ गया, रिसीवेबल्स को क्या कर रहे हो?
फाइनेंशियल एसेट हटा उसको। कैश इन बैंक को क्या करे, मैं कहा भाई हाथ जोड़ लिए, नहीं करा इंपेयर, ये लो 3 लाख रुपए का है, खुश। यानी करंट एसेट्स को आईएएस 36 इंपेयर नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई है? वो 3 लाख का 3 लाख ही रख दिया, क्योंकि अगर इन्वेंट्री की एनआरवी कम होती तो आईएएस 2 करके भेजेगा खुद ही। अगर रिसीवेबल्स में कोई अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स होंगे या बैड डेट्स होंगे, वो खुद ही करके भेजेगा। सही है? तो इसमें मैं इंपेयर नहीं कर सकता। डिफरेंस वैसे कितना है 18 और 23 में? ये 5 लाख का क्या है। अब मैं कहता हूं यार 5 लाख से सब्सिडी ना या सांगा डिवीजन ना इंपेयर हो गई है। बोला ठीक है, अब इंपेयरमेंट के बाद बैलेंस शीट बनाओ, तो उसमें मैं प्रॉपर्टी कितनी दिखाऊंगा? 9 लाख। इसको तो 3 का 3 रख दिया, 18 और 23 का फर्क। मैंने इसकी इंपेयरमेंट 0 कर दी ना, मैं इसको इंपेयर नहीं कर सकता, ये मेरे दायरा अख्तियार में नहीं है, ये मेरे स्कोप में नहीं है। अब जब मैं दोबारा बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उसकी कैरिंग वैल्यू तो मुझे अब 18 लाख दिखानी है, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी कितने पे दिखाओगे? आईएएस 36 क्या कहता है? उसका रिकवरेबल अमाउंट मुझे नहीं पता, अब सीजीयू का होगा। आईएएस 36 कहता है कि इंडिविजुअल एसेट की इंपेयरमेंट टेस्ट करो इफ पॉसिबल, बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल एसेट, then the CGU to which that asset belongs should be tested for impairment। हमने कहा यहां तक तो हमने कर लिया, अब आगे बोलो। कहता है कि if the carrying amount of CGU exceeds the recoverable amount, impairment should first be charged against goodwill। कितना नुकसान है? 5 लाख का। गुडविल कितनी है? इसको बोलूंगा निकल यहां से, और गुडविल कितने से चली गई? बेयर इन माइंड, दिस इज द प्रायोरिटी, दिस इज द रैंकिंग, दिस इज द हायरार्की। जब भी सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग वैल्यू से कम होगा, सबसे पहले कौन जाएगा? गुडविल। नहीं, जितनी है 260 है ना, एक तरफ करो, 5 और 2, 5 की है नहीं। अच्छा, अगर मेरी इंपेयरमेंट 260 से कम होती तो गुडविल ही बर्दाश्त करता, बोला बस किसी पे नहीं आने दूंगा, मैंने अकेला संभाल लिया सब कुछ। तो गुडविल को पीछे से देखेंगे तीर लगे होंगे, घायल जख्मी हुआ, औरत हम तक नहीं आने दिया, बोला बस मैंने जान बचा ली। और अगर इंपेयरमेंट लॉस बड़ा है तो पहले धमाके में गुडविल उड़ जाएगी, पूरी गई। लेकिन अभी दुश्मन तो वार कर रहा है ना, खत्म तो नहीं है, सारे दुश्मन मर तो नहीं गए एक धमाके में, गुडविल तो गई, बाकी इंपेयरमेंट कितनी रह गई? 240। अब कहता है ये तो काम पूरा नहीं हुआ, अभी तो 240 चार्ज करने। आईएएस 36 का कहना यह है कि द रिमेनिंग इंपेयरमेंट should be charged to other assets pro rata on their basis। अब आगे की कहानी समझना। इंपेयरमेंट टोटल कितनी थी? 5 लाख। पहला धमाका किसने झेला? सबर। कितना झेल लिया? तो एक धमाके में 2,60,000 गुडविल तो मर गई, अभी 240 का इंपेयरमेंट लॉस बाकी है। बोला इसको क्या करूं? बोला इसको बाकी एसेट्स ऑफ सीजीयू पे अलोकेट करोगे प्रोरेटा बेसिस पे। ठीक है, कैसे करेंगे? अब आप देखिए आपके पास बाकी एसेट्स कौन कौन से हैं? 9 लाख, 5 लाख, 340, टोटल कितना हुआ? 1740।
पहले लाइन में आ गया प्रॉपर्टीज, 240 डिवाइडेड बाय 1740, मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? ठीक है, प्रोरेटा ऑन देयर बेसिस। यूं किया कि तीनों की कुल मालियत 17,40,000, 9 लाख डिवाइड बाय 17,40,000 मल्टीप्लाई बाय 240। क्या जवाब आ रहा है? तो प्रॉपर्टी को हमने चार्ज कर लिया 1,24,138। 9 लाख में से 1,24 गए, अब जो आप प्रॉपर्टीज को दिखाएंगे वो 775,862 पे दिखाएंगे। फिर आगे चलते हैं। दूसरा शिकार कौन है? टोटल, तीनों के टोटल से। भाई ये तो हो गया खत्म। नहीं, 240 को इंपेयरमेंट डिवाइडेड बाय 17,40,000 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, इंपेयरमेंट डिवाइडेड बाय कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई बाय कैरिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज। हाँ, 9 लाख से, 5 लाख से, 340 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगला फॉर्मूला को कंटिन्यू रखते हैं। 240 डिवाइडेड बाय 17,40,000 मल्टीप्लाई बाय मशीन की वैल्यू कितनी है? ठीक है, 68,965। इसको खर्च आ गया 68,965 का। 5 लाख में से अगर ये लॉस चला गया तो बाकी कितना रह गया? 430,000। थोड़ा एक बार ध्यान से समझना, सिंपल मैथ्स है। अगर मैं इस फॉर्मूला को कंटिन्यू करूं तो भी चलेगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को मैं इंपेयरमेंट कैसे दूंगा? 2,40,000 डिवाइड बाय 17,40,000 मल्टीप्लाई बाय 3,40,000। सही है? या जिस जिसको इंपेयरमेंट मिलती जाए उसको फारिग करते जाओ, निकलो यहां से। मिसाल 2,40,000 डिवाइड बाय 17,40,000 मल्टीप्लाई बाय 9 लाख। प्रॉपर्टीज को हो गई ना इंपेयरमेंट। अब मैं प्रॉपर्टी को काउंट करना बंद कर दूं, राइट? ध्यान दीजिएगा, 240 में 1,24,138 की इंपेयरमेंट तो चार्ज हो गई, बाकी बैलेंस कितना रह गया? बकिया गुडविल को बाकी एसेट्स की कैरिंग वैल्यू से डिवाइड कर दें। बाकी इंपेयरमेंट कितनी है? 1,15,862 डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी को हटाओ, बाकी ये बच गए कितने? 8,40,000 डिवाइड करो 840 से, मल्टीप्लाई कर दो 5 लाख से। हाँ, आंसर सेम आएगा, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी है। इफ यू कंटिन्यू विद द करंट फॉर्मूला तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप जिस जिसको इंपेयरमेंट चार्ज हो चुकी है उसको बोलेंगे बेटा आप निकलते जाओ, आपका हो गया, अब बाकी एसेट्स पे डिवाइड कर दे जाए तो भी ठीक है। हाँ कर सकते हो, या तो आप एक और ना इनकी परसेंटेजेस निकाल लो। 9 लाख डिवाइड बाय 17,40, 5 लाख डिवाइड बाय 17,40, उस परसेंटेज को आप 240 से मल्टीप्लाई कर दो। मैथ्स है, जैसे घुमाना चाहो घूम सकती है, राइट हो गया। अच्छा, अब आखिर में कौन बच गया? सॉफ्टवेयर। भाई इसको तो उतनी तो जितनी बच गई है। देखो
240 में ये गया, ये बच गया, इसमें से ये माइनस कर दो 890। अच्छा, या फिर कंटिन्यू विद द फॉर्मूला 240 की इंपेयरमेंट, 1740 के एसेट्स, 360 का 340 का सॉफ्टवेयर, तो भी आंसर सेम आएगा। $46,897 और कितना बच गया? सॉरी 293,000, हाँ सॉरी। ये हाँ, ये आपको सवाल में दिया जाएगा। शो करेंगे। गुडविल को उखाड़ के फेंक नहीं देना भाई। अगर जख्मी होके आया है तो जिंदा तो है ना, उसको बोलेंगे इतना जिंदा रह के क्या करोगे, मर जाओ। देखो मिसाल हुआ ये कि हमारी गुडविल कितनी है 260, हाँ ये है 23 लाख, ये है 21 लाख, एक मिसाल लेते हैं 21 लाख है, तो 23 और 21 में फर्क कितना? गुडविल के पास कितनी ताकत है? 260 की, 2 उड़ा देंगे, 60 तो जिंदा रहने दो, राइट। गुडविल की से ज्यादा अगर इंपेयरमेंट हो गई तो गुडविल धमाके में उड़ जाएगी। अब जो इंपेयरमेंट बच गई वो रिमेनिंग, लेकिन अगर इंपेयरमेंट इतनी थी कि गुडविल ने हजम कर ली, 260 का था, 2 की गुडविल इंपेयर हो गई, 60 की गुडविल अभी भी दिखेगी। मगर जिंदा है, खत्म क्यों कर रहे उसको? 60,000 की गुडविल है अभी, रहने दो। लेकिन अगर धमाका इतना बड़ा है, इंपेयरमेंट इतनी ज्यादा है कि गुडविल भी शहीद हो जाती है और पीछे बाकी एसेट्स भी लपेट में आ जाते हैं, बोला तुम्हारे चक्कर में आ गए, हम तो वैसे ही इंडिपेंडेंट ही हो रहे थे। इंपेयरमेंट टेस्ट सीजीयू की जद में आएंगे तो इंपेयरमेंट होगी। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी नहीं, अभी तो रह गया 60,000 रह गई ना, इंपेयरमेंट रह गई। अब क्या बाकी आपके पास इंपेयरमेंट है जो चार्ज करनी है किसी को? नहीं है ना, बस जाओ आगे। अब अगले साल दोबारा करना ये काम, क्योंकि हर ईयर एंड पे करना तो है ही है, क्योंकि गुडविल अक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इज टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट एनुअली। तो हर साल ये एक्सरसाइज रिपीट होगी। इसलिए आपको कंसोलिडेशन के ज्यादातर सवालों में बताया जाता है दैट इंपेयरमेंट वाज या गुडविल वाज टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट एंड देयर वाज नो इंपेयरमेंट, या वाज इंपेयर्ड बाय 20%, वाज इंपेयर्ड बाय 30%। लेकिन एक्चुअली जो गुडविल की इंपेयरमेंट की जाती है वो ऐसे की जाती है। अब इसमें लिमिट्स हैं, लेकिन उसको बाद में देखेंगे। एक नजर घुमा देते हैं इसको रीडिंग में मजीद। कैश जनरेटिंग यूनिट्स, recoverable amount should be determined for the individual asset if possible. If it is not possible to determine the recoverable amount, that is fairly less cost of disposal and value in use for the individual asset, then determine recoverable amount for the asset's cash generating unit. The CGU is the smallest identifiable group of assets that generate cash inflows that are largely independent of cash inflows from other assets or the group of assets. Impairment of goodwill. Goodwill should be tested for impairment annually. To test for impairment, goodwill must be allocated to each of acquirers' cash generating units or the group of cash generating units that are expected to benefit from synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree
are assigned to those units or groups of assets or group of units. Each unit or group of units to which the goodwill is allocated is so allocated shall. अच्छा, यहां तक पहले बात समझ लेते हैं. वैसे तो गुडविल पूरी कंपनी की होती है ना, उस गुडविल को एलोकेट किया जाएगा सीजीयूज पे. वो सीजीयू अकेला सीजीयू भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ सीजीयूज, जिस तरह मैंने कहा था हैदराबाद डिवीजन, ग्रुप ऑफ सीजीयूज हो सकता है. अगर ये सब मिलके बेनिफिट जनरेट करते हैं, हैदराबाद रीजन के अंदर जितनी भी ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट शेयर करती रहती हैं. एक का डिपॉजिटर, एक ब्रांच का डिपॉजिटर दूसरी ब्रांच में चला जाता है, एक अकाउंट होल्डर जाके दूसरी ब्रांच से पैसे निकाल के आ जाता है. तो ये आपस में ही चल रही हैं. अगर आप इंडिविजुअल ब्रांच के हद तक सीजीयू बना सको तो बेहतर है या बेस्ट है. अगर नहीं मुमकिन तो आप ग्रुप ऑफ सीजीयूज को बना सकते हो विच आर लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम द सिनर्जीज ऑफ द कॉम्बिनेशन. जब ये सब आपस में, सिनर्जीज का मकसद समझते हैं ना, जब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, जब मिलके आपस में काम करते 2 + 2 = 5, तो जब ये मिलके एक दूसरे को बेनिफिट तो पूरी डिवीजन अपने आप में एक यूनिट है. मिसाल हमें कोई कहने लगा कि आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वो हमें रेंट पे दे दें, तो मैं कहा फर्स्ट फ्लोर अपने आप में तो कुछ भी नहीं है. जब तक उसमें कॉमन रूम नहीं है, जब तक उसमें नमाज एरिया नहीं है, जब तक उसमें कैफेटेरिया नहीं है, जब तक उसमें गर्ल्स के लिए सेपरेट वॉशरूम नहीं है, सिर्फ बॉयज का है, तो आप उसको यूज कैसे करेंगे? ना अलग से ऑफिस बन सकता है. वो इंडिविजुअली कुछ भी नहीं है. ये पूरा कैंपस अपने आप में ये मल्टीपल फैसिलिटीज रख के सिनर्जाइज हो सकता है, लेकिन एक फ्लोर अपने आप में कोई भी इतनी वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा. तो आपने सीजीयू बनाना है. सीजीयू आपने बनाना नहीं, आपको सवाल में दिया जाएगा. ठीक है, ये सिर्फ टेक्निकल नॉलेज है जो मैं आपको कन्वे करता जा रहा हूँ. सीजीयू बड़े से बड़ा कितना हो सकता है, छोटे से छोटा कितना हो सकता है, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ एक बार आपको सुना देता हूँ. हाँ, F7 में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. रिप्रेजेंट द लोएस्ट लेवल विद इन द एंटिटी एट विच द गुडविल इज मॉनिटर्ड फॉर इंटरनल मैनेजमेंट पर्पसेस. यानी सीजीयू छोटे से छोटा कितना हो सकता है? लोएस्ट लेवल विद इन द एंटिटी एट विच द गुडविल इज मॉनिटर्ड फॉर इंटरनल मैनेजमेंट पर्पसेस. जिस तरह आपने कहा कि किसी ब्रांच की गुडविल कितनी है, और हम कहते हैं नहीं, हम ब्रांच के लेवल पे गुडविल नहीं देखते, हम डिवीजन के लेवल पे देखते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखते हैं, हम प्रोविंशियल बेसिस पे देखते हैं, हम कंट्री लेवल पे देखते हैं. डिपेंड्स कि इंटरनल मैनेजमेंट पर्पसेस के लिए आप गुडविल को किस लेवल पे जाके देखते हो. राइट, उतने लेवल का सीजीयू कम से कम हो सकता है. और बड़े से बड़ा नॉट बी लार्जर देन एन ऑपरेटिंग सेगमेंट डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS 8. ये आपके सिलेबस का ऐसा नहीं है, समझा रहा हूं. बड़ी कंपनी को सेगमेंट्स में तोड़ा जाता है. IFRS 8 कहता है जिस सेगमेंट का रेवेन्यू पूरी कंपनी के रेवेन्यू के 10% या उससे ज्यादा होगा वो रिपोर्ट होगा. जिस सेगमेंट के एसेट्स पूरी कंपनी के एसेट्स के 10% या उससे ज्यादा होंगे वो रिपोर्ट होगा. जिस कंपनी का प्रॉफिट पूरी कंपनी के प्रॉफिट के 10% या उससे ज्यादा होगा वो रिपोर्ट होगा. और जिस सेगमेंट का लॉस पूरी कंपनी के लॉस या उसके 10% या उससे ज्यादा होगा वो बाहर आएगा. 4 चीजें: रेवेन्यू, प्रॉफिट, लॉस, एसेट्स. और थ्रेशोल्ड कितना है? 10%. उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट. सीजीयू इससे बड़ा नहीं हो सकता. सही है? आज के लिए इतना रखते हैं. और एज आई सेड कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें लिमिट्स हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर लेंगे. थैंक यू सो मच. सी यू नेक्स्ट क्लास.